हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्थैतिक इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। स्थैतिक अर्थशास्त्र विश्लेषण कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करते हैं डायनेमिक इकोनॉमिक एनालिसिस, गतिशील प्रावेगिक गत्यात्मक आर्थिक विश्लेषण के बारे में। इसके बारे में समझते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। प्रावेगिक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो निरंतर परिवर्तनों तथा इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्वों यानी परिवर्तन की जो पूरी प्रोसेस है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। प्रावेगिक अर्थशास्त्र में परिवर्तन की दर में उतार चढ़ाव का अध्ययन होता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र में जो परिवर्तन की दर थी वह समान बनी रहती थी, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता था। गति तो होती थी प्रतिवर्ष, लेकिन वो समान गति रहती थी, कोई अप एंड डाउन्स नहीं आते थे। इसमें डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और उन्हीं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। क्लार्क के अनुसार प्रावेगिक अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला, जनसंख्या में वृद्धि, उत्पादन साधनों एवं रीतियों में परिवर्तन। तीसरा, पूंजी में वृद्धि। चौथा, औद्योगिक संगठनों के रूप में परिवर्तन। और लास्ट, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में वृद्धि। ये क्लार्क के अनुसार प्रावेगिक अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं प्रावेगिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। प्रावेगिक अर्थशास्त्र की जो विशेषताएं हैं वह स्थैतिक अर्थशास्त्र की विशेषताओं के ठीक विपरीत हैं। पहली विशेषता है असंतुलनों का अध्ययन। जहां स्थैतिक अर्थशास्त्र में साम्यों का या संतुलन का अध्ययन किया जाता था, वही प्रावेगिक अर्थशास्त्र में असंतुलनों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी विशेषता है परिवर्तन की प्रक्रिया। प्रावेगिक या गत्यात्मक अर्थशास्त्र में जो परिवर्तन की जो पूरी प्रोसेस है उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा, तिथीकरण। इसमें प्रावेगिक अर्थशास्त्र में डेटिंग कंपलसरी होता है, जबकि स्थिर या स्थैतिक इकोनॉमिक्स में डेटिंग आवश्यक नहीं था। नेक्स्ट है आंशिक संतुलनों की व्याख्या। स्थैतिक अर्थशास्त्र में अंतिम साम्यावस्था का विश्लेषण किया जाता था, वही प्रावेगिक अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलनों की व्याख्या की जाती है। समय विलंब की मान्यता स्वीकार्य। आर्थिक चरों में तुरंत समायोजन न होकर कुछ समय अवधि के बाद समय विलंब होता है, कुछ समय बाद उनमें समायोजन होता है। इस वजह से प्रावेगिक अर्थशास्त्र में जो समय में देरी होती है उसकी मान्यता को स्वीकार किया गया है। और लास्ट इसकी विशेषता है कि सभी आर्थिक चर परस्पर एक दूसरे से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण के प्रकार। कितने प्रकार का प्रावेगिक इकोनॉमिक एनालिसिस होता है? इसके 2 प्रकार हैं। पहला व्यष्टि प्रावेगिक विश्लेषण है और दूसरा समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण है। व्यष्टि प्रावेगिक विश्लेषण के अंतर्गत 2 इक्वेशंस पाई जाती हैं। पहली इक्वेशंस हैं dt बराबर फंक्शंस pt+1। ये इक्वेशंस क्या बताती हैं? ये इक्वेशंस मांग एवं मूल्य के प्रावेगिक संबंध को दर्शाती हैं। इसकी मैं व्याख्या करूं तो dt यानी दिए हुए समय में बाजार में वस्तु की वर्तमान मांग आगामी समय t+1 की संभावित कीमत का फलन है। और जो दूसरी इक्वेशंस हैं यह बताती हैं कि दिए हुए समय में बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति पिछले समय यानी t-1 में प्रचलित कीमतों का फलन है। और यह जो दूसरी इक्वेशंस है यह वस्तु की पूर्ति और कीमत के मध्य जो प्रावेगिक रिलेशंस हैं उसको बताती हैं। पहली इक्वेशंस मांग एवं मूल्य के प्रावेगिक संबंध को दर्शाती हैं, दूसरी इक्वेशंस पूर्ति एवं कीमत के प्रावेगिक संबंध को बताती हैं। अब बात करते हैं व्यष्टि प्रावेगिक विश्लेषण क्या है। व्यष्टि प्रावेगिक विश्लेषण यह व्यष्टि विश्लेषण की वह विधि है जिसमें प्रारंभिक साम्यावस्था से नवीन साम्यावस्था तक पहुंचने के लिए परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं पथ का अध्ययन किया जाता है। यानी प्रारंभिक साम्यावस्था से लेकर जो नवीन साम्यावस्था प्राप्त होती है वहाँ तक पहुँचने की जो पूरी प्रोसेस है
और जो रास्ता है, पथ है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है और इसका सर्वोत्तम उदाहरण है मूल्य निर्धारण का मक्कड़ जाल मॉडल। बात करते हैं मक्कड़ जाल मॉडल क्या है। मक्कड़ जाल जो मॉडल है ये भी दो प्रकार का होता है, स्थिर मक्कड़ जाल मॉडल और अस्थिर मक्कड़ जाल मॉडल। यहाँ मैंने डायग्राम नहीं बनाया है लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो स्थिर मक्कड़ जाल मॉडल होता है यह क्या होता है, इसके अंतर्गत एक बार संतुलन भंग हो जाने पर भी पुनः उसी संतुलन बिंदु पर आ जाते हैं। यानी यदि एक बार जो संतुलन प्राप्त हुआ है, डिमांड और सप्लाई के माध्यम से जो प्राइस निर्धारित हुई है, जो संतुलन प्राप्त हुआ है, उसी पर दोबारा आना पॉसिबल है, दोबारा उसी संतुलन को प्राप्त किया जा सकता है। जबकि अस्थिर मक्कड़ मॉडल में इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत एक बार संतुलन भंग हो जाने पर प्रारंभिक संतुलन पुनः स्थापित नहीं हो पाता। यानी आप अगर एक बार संतुलन भंग हो गया तो फिर दोबारा उस संतुलन बिंदु को प्राप्त नहीं कर सकते। वस्तु की वास्तविक मात्रा एवं कीमतें प्रारंभिक संतुलन बिंदु से दूर होती जाती हैं, यानी आप दोबारा उस साम्य या संतुलन बिंदु को प्राप्त नहीं कर पाते। ये मक्कड़ जाल मॉडल हैं। आगे जो दूसरा प्रकार है समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण का, समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं परिवर्तन की गति का अध्ययन किया जाता है। जो परिवर्तन होते हैं उसकी पूरी प्रोसेस एवं परिवर्तन की गति किस प्रकार की है, कितनी गति से परिवर्तन हुआ, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये जो ओ वाई रेखा है, ये ओ वाई जो रेखा है 45 डिग्री पे जो बनी है ओ वाई रेखा, यह कुल पूर्ति रेखा है। और जो ये लाइन है C+1, यह कुल मांग फलन रेखा है। और राष्ट्रीय आय का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ कुल मांग फलन रेखा और कुल पूर्ति फलन रेखा प्रतिच्छेद करती है, वहाँ पर संतुलन स्थापित होता है या वहाँ से राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। इसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी, y बराबर C+I, राष्ट्रीय आय बराबर कुल उपभोग व्यय एवं कुल विनियोग। तो पहली बार यहाँ साम्य स्थापित हुआ क्योंकि कुल पूर्ति रेखा OY और C+I यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं। इस वजह से यहाँ से हमने इसको मिलाया और यहाँ राष्ट्रीय आय OY 0 नोट किया और पहला साम्य बिंदु आया अपने पास E बिंदु। अब आगे क्या होता है, अक्ष पे पहले ही ये बता देते हैं, ओ अक्ष पे हमने राष्ट्रीय आय लिया है और ओ जो वाई है इस पे उपभोग एवं विनियोग व्यय लिया हुआ है। अब क्या करते हैं, अब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। पहले C+I रेखा ये थी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया तो ये रेखा नई स्थापित होगी C+I प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और ये रेखा पूर्ति फलन रेखा जो OY रेखा है इसको यहाँ अगेन प्रतिच्छेद करती है और नया साम्य प्राप्त होता है E1 साम्य, और इससे नई राष्ट्रीय आय सामने आती है। इसको OYT के नाम से मैंने नोट किया है। तो ये जो पूरा का पूरा राष्ट्रीय आय में चेंज हुआ है, OY 0 से लेके OYT जो राष्ट्रीय आय हुआ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन हुआ है, यही समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण बताता है। इसको इस चित्र में क्या दर्शाया गया है मैं इसका वर्णन करता हूँ। इसका वर्णन करते हैं कि चित्र में मांग फलन यानी कुल उपभोग तथा कुल विनियोग C+I रेखा द्वारा तथा पूर्ति फलन 45 डिग्री रेखा OY द्वारा बताया गया है, जिसमें प्रारंभिक संतुलन बिंदु E है क्योंकि दोनों वहां प्रतिच्छेद करती है, मांग रेखा और पूर्ति रेखा, तथा राष्ट्रीय आय OY 0 जो मैंने नोट किया है। यदि अब विनियोग
चेंज इन विनियोग में परिवर्तन किया जाता है, विनियोग बढ़ाया जाता है, तो उस समय जो योग फलन रेखा है, मांग फलन रेखा है, C+I प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगी एवं इससे नया संतुलन बिंदु E1 होगा जहां राष्ट्रीय आय का स्तर OYT होगा। उपयुक्त चित्र में प्रारंभिक संतुलन बिंदु E से नया संतुलन बिंदु E1 तक का चलन, यानी E से E1 तक का चलन तथा राष्ट्रीय आय में OY0 से OYT यानी जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की प्रक्रिया का विश्लेषण ही समष्टि प्रावेगिक है। यानी फिर डायग्राम देखें तो प्रारंभिक साम्य बिंदु से लेके नए साम्य बिंदु तक का चलन और पुराना जो राष्ट्रीय आय प्राप्त हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसमें राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है यहाँ तक का जो परिवर्तन हुआ है, ये सब ये दोनों बातें समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण के अंतर्गत आती हैं या समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण ही है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस। स्थैतिक और प्रावेगिक विश्लेषण में अंतर क्या है? मैंने यहाँ 5 अंतर लिखे हैं और भी अंतर हैं इनमें। पहला अंतर है स्थैतिक विश्लेषण में स्थिर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रावेगिक विश्लेषण में परिवर्तनशील अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर है स्थैतिक विश्लेषण में समय तत्व का कोई विशेष महत्व नहीं होता, यानी डेटिंग को अनिवार्य नहीं माना गया, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में समय तत्व को प्राधान्यता दी जाती है, डेटिंग को महत्व दिया जाता है। तीसरा अंतर जो स्थिर विश्लेषण है यह निगमन प्रणाली पर आधारित होता है और प्रावेगिक जो विश्लेषण है यह आगमन प्रणाली को फॉलो करता है। चौथा जो डिफरेंस है स्थिर विश्लेषण केवल संतुलन की स्थिति का अध्ययन करता है, जबकि प्रावेगिक विश्लेषण में उन क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनसे समयावधि में समायोजन से अंतिम संतुलन प्राप्त होता है, यानी पूरी प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट अंतर है स्थिर विश्लेषण ज्ञात आंकड़ों व सूचनाओं पर आधारित होता है, जबकि प्रावेगिक विश्लेषण आंकड़ों में होने वाले परिवर्तनों एवं उनके आंकड़ों की भी जांच करता है। तो ये मेजर डिफरेंस हैं स्टैटिक इकोनॉमिक्स और डायनेमिक इकोनॉमिक्स में। अब बात करें प्रावेगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र की, क्या क्या डायनेमिक इकोनॉमिक्स का एरिया है, क्षेत्र हैं, स्कोप हैं। इसके अंतर्गत जनसंख्या के विकास का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, बचत तथा विनियोग का सिद्धांत, आर्थिक विकास एवं आर्थिक नियोजन के सिद्धांत प्रावेगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त, इन सभी सिद्धांतों के अतिरिक्त उन सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन भी इसमें शामिल हैं जो मानव के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित हैं, यानी जो मानव के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं उनका अध्ययन भी प्रावेगिक अर्थशास्त्र में किया जाता है, जैसे व्यापार चक्र का सिद्धांत, मकड़ी के जाल का सिद्धांत जो भी अपन ने पढ़ा। अब बात करते हैं प्रावेगिक अर्थशास्त्र की आवश्यकता एवं महत्व क्या क्या है। पहला इसका महत्व है कि प्रावेगिक अर्थशास्त्र जो है यह वास्तविकता के अधिक निकट है। इसको वास्तविकता के अधिक निकट माना गया है क्योंकि इसमें न तो अवास्तविक मान्यताओं का सहारा लिया गया है और न आर्थिक व्यवहार के निर्धारक तत्वों, रुचि, साधनों, टेक्नोलॉजी को अपरिवर्तनशील माना जाता है। इस वजह से इसे वास्तविकता के अधिक निकट माना गया है। दूसरे जो इसका महत्व है, बहुत सी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन केवल प्रावेगिक विश्लेषण ही संभव है, स्थैतिक से नहीं। जैसे आंशिक संतुलन और लगातार परिवर्तन संबंधी समस्याएं प्रावेगिक दृष्टिकोण से ही समझी जाती हैं। इस वजह से यानी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका अध्ययन केवल हम प्रावेगिक विश्लेषण की सहायता से ही कर सकते हैं, स्थैतिक विश्लेषण को उनमें काम में नहीं लिया जा सकता। इस वजह से भी इसका महत्व थोड़ा ज़्यादा है। तीसरा है
मानवीय मनोवैज्ञानिक पक्ष संबंधी समस्याओं के अध्ययन में प्रायोगिक विश्लेषण अधिक उपयोगी है। यदि मानवीय मनोवैज्ञानिक पक्ष संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो समस्याएं हैं उनकी बात करें तो उनमें अधिक व्यवहारिक प्रायोगिक विश्लेषण रहता है, क्योंकि मानवीय मनोवैज्ञानिक पक्ष बदलता रहता है। तो ठीक ढंग से उसको परिभाषित करना, उसका विश्लेषण करना प्रायोगिक अर्थशास्त्र अच्छी प्रकार से विश्लेषण करता है। प्रायोगिक विश्लेषण अधिक लोचपूर्ण है। इसमें परिवर्तनों की प्रक्रिया के आधार पर आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। इसमें अधिकाधिक संभावनाएं खोज के मॉडल निर्मित किए जा सकते हैं। इस वजह से और यह परिवर्तनों को समाहित करता है, पूरी प्रोसेस का विश्लेषण करता है। इस वजह से प्रायोगिक विश्लेषण अधिक लोचपूर्ण है। और लास्ट इसकी आवश्यकताएं महत्व हैं कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र का महत्व उसके विस्तृत क्षेत्र एवं व्यापक प्रयोगों से भी स्पष्ट है, क्योंकि जो इसका क्षेत्र है अपने आप में बहुत लार्ज है स्थैतिक अर्थशास्त्र के कंपैरिजन में, तो इससे भी इसका महत्व बढ़ता है, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा क्षेत्र होगा उसका उतना ही ज़्यादा महत्व होगा। अब बात करते हैं प्रायोगिक अर्थशास्त्र की क्या क्या सीमाएं हैं। पहली सीमा है यह अत्यंत कठिन है। यह विश्लेषण उच्च गणित तथा इकोनोमेट्रिक्स के द्वारा ही संभव होता है। इस वजह से यह सामान्य व्यक्तियों की समझ से परे है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह जो प्रायोगिक अर्थशास्त्र हैं यह अत्यंत जटिल हैं या कठिन हैं। दूसरा है परिवर्तनों की जटिलता एवं तीव्रगामी प्रकृति से प्रयोग सीमित। वास्तविक जीवन की आर्थिक समस्याओं में परिवर्तनों की गति बहुत तेज तो है, पर साथ ही साथ उनमें जटिलताएं भी पाई जाती हैं। समय तत्व इसे और भी जटिल बना देता है। अतः उन आर्थिक समस्याओं का प्रायोगिक विश्लेषण अत्यंत जटिल एवं पेचीदा माना जाता है, यानी उसको टाइमली विश्लेषण करना, क्योंकि मनोवैज्ञानिक व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, समय सीमित है रहता है। तो इस हिसाब से इस विश्लेषण की प्रायोगिक अर्थशास्त्र की जटिलता और बढ़ जाती है। और तीसरा है प्रायोगिक अर्थशास्त्र का अभी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, यानी अभी भी यह एक नई शाखा के रूप में प्रचलन में है। अभी तक इसका विकास का दौर चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये कुछ इसकी सीमाएं हैं या दोष हैं। यहाँ अपना ये जो टॉपिक था स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र ये कंप्लीट हुआ है। धन्यवाद।